महत्वपूर्ण टॉपिक पर, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये हमारी एक प्रकार से क्या है, फाउंडेशन तैयार हो रही है, ऐसे बच्चों मान सकते हैं। अगर किसी मकान को हम तैयार करते हैं तो उसकी कहते हैं नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोहा लगाते हैं, उसमें पिलर लगाते हैं, बजरी वगैरह से पिलर वगैरह को मजबूत बनाते हैं, गहराई में दबाते हैं, और वो आप सभी लोग जानते हैं जितना भी नींव के अंदर मटेरियल लगता है, जितनी उसमें कॉस्ट लगती है, वो सभी जमीन के अंदर क्या होती है, दब जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम मकान को मजबूत बनाना चाह रहे हैं तो जो सबसे बेसिक चीज़ है, पहली जो शुरुआत होती है, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं, नींव कहते हैं, वो मजबूत होना जरूरी है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन टॉपिक्स के लिए हम छोड़ देंगे तो ये संभव नहीं है कि हम आगे की फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है गति तथा सरल रेखीय गति, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन। देखिए, सबसे पहले मैं डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर रहा हूं। किसी वस्तु की स्थिति यदि समय के साथ लगातार बदलती है, ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ साथ लगातार बदलती जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। और स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष होता है। अभी मैं आपको बाई एग्जाम्पल बता रहा हूं कि क्या गति है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ किसी स्थिर बिंदु के साथ सापेक्ष लगातार परिवर्तित होती रहती है तो इस प्रकार की अवस्था को हम उस वस्तु की गतिक अवस्था कहते हैं। अब स्थिर बिंदु के सापेक्ष क्या मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। कोई व्यक्ति मान लीजिए घर पर है, ये है उसका घर। अब वो मान लीजिए कह रहा है कि हमारे घर से बाजार, वो कह रहा है 2 किलोमीटर दूर है। एक ही डायरेक्शन की हम बात कर ले रहे हैं। वो कह रहा है हमारे घर से स्कूल जो है, स्कूल, ये घर हो गया स्कूल, तीन किलोमीटर दूर है। वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारे घर से रोडवेज, बस स्टैंड 4 किलोमीटर दूर है। वही व्यक्ति कह रहा है कि हमारे घर से मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर। अब आप समझिए, जब उसने दूरियां बताना शुरू की तो अपने घर से बताई। घर से बाजार की दूरी कितनी है बताया, 2 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी उसने बताई 3 किलोमीटर। घर से रोडवेज स्टैंड की दूरी बताई उसने 4 किलोमीटर। और घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बताई उसने 5 किलोमीटर। तो उसने यहाँ पर जो घर है ये क्या है, ये एक स्थिर बिंदु का काम कर रहा है। ये एक निर्देश बिंदु है जिसे हम क्या कह देते हैं, जिसे हम कह देते हैं मूल बिंदु। इस स्थिर बिंदु के सापेक्ष हमने अन्य स्थानों की स्थिति को बताया कि वो कितने डिस्टेंस पर हैं। तो इस उदाहरण से संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्या है। एक स्थिर बिंदु लेना पड़ता है, उसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो ये अवस्था कैसी कहलाती है, गति अवस्था कहलाती है। अब क्या होती है, विराम अवस्था भी होती है। अब आप समझ लें, यदि किसी सापेक्ष बिंदु, हम मान सकते हैं किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अगर वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है, ठीक है। नहीं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक स्थान पर खड़े हुए हैं और सामने आप ये मान लीजिए कोई गमला रखा हुआ है,
तो जब आप उसे देख रहे हैं तो आपकी स्थिति के सापेक्ष उस गमले की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये कैसी हो गई? विराम अवस्था हो गई। अब दूसरा, हम गति का जो सबसे सिंपल सरल प्रकार है वो कहलाती है सरल रेखीय गति, जिसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु सरल रेखीय मार्ग पर या सरल रेखीय पथ पर गतिमान है तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। अब सरल रेखीय गति को मैं आपको उदाहरण के द्वारा ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो हमारा उदाहरण हो गया गति से संबंधित। अब आप देखिए, हमने ये मान लिया ये कोई सापेक्ष बिंदु है और उसी उदाहरण को ले रहे हैं। अब यहां पर बाजार, फिर क्या था? स्कूल, फिर क्या था? रोडवेज, बस स्टैंड, बस स्टैंड, ये क्या था? रेलवे स्टेशन। उसी एग्जाम्पल की हम सहायता ले रहे हैं। तो यदि हम ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, यानी घर से ये सभी एक ही डायरेक्शन है, हम कह सकते हैं मूल बिंदु से सभी एक ही डायरेक्शन में है। अगर हम इनकी जो स्थितियां हैं और इन स्थितियों को हमने एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, अगर हम इन सभी बिंदुओं को मूल बिंदु के साथ मिला दें और मिला देने पर अगर हम पाते हैं जो लाइन बन के आ रही है, जो रेखा प्राप्त हो रही है वो कैसी है? सरल रेखा है, तो इस प्रकार की गति क्या होगी? सरल रेखीय गति होगी। अगर व्यक्ति घर से चलना शुरू करता है तो सरल रेखीय गति होने पर आप ये मान लें सबसे पहले वो उसी डायरेक्शन में चलने पर पहुंचेगा बाजार में, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा तो स्कूल पर पहुंच जाएगा, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंच जाएगा, और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगा। यानी एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, जिसे हम घर कह रहे हैं, अन्य स्थानों की स्थिति हमने निर्धारित की है किसी बिंदु से, और उन सभी बिंदुओं को मिलाने पर अगर प्राप्त होने वाली जो रेखा है वो कैसी है? सरल रेखा है। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। हुआ है गति की दर का मापन, यानी जिसे हम चाल कहते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन स्पीड। आज हम बात करेंगे चाल के बारे में, स्पीड के बारे में। जैसा बेटा हम लोग जानते हैं कोई वस्तु तेज गति से चल रही है, कोई वस्तु धीमी गति से चल रही है। हम कहते हैं मान लीजिए एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है वो क्या चला रहा है? मोटरसाइकिल चला रहा है। तो हम कहते हैं मोटरसाइकिल साइकिल से तेज चल रही है, साइकिल से तेज गति से चल रही है। तो आपको ये ध्यान दें, अगर आप ध्यान देने का प्रयास करें कि ऐसा क्या कारण है, क्या ऐसी क्वांटिटी है, राशि है जिसमें दोनों साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में परिवर्तन होने के कारण हम कह रहे हैं कि इसकी एक प्रकार से क्या, इसकी गति धीमी है और इसकी गति क्या है? तेज है। मतलब बेसिकली हमें ये सोचना है, सोचने का प्रयास करना है कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है जिसके कारण एक की जो गति है वो धीमी है और एक की गति क्या है? तेज है। इसी से संदर्भ लेके आज हम अध्ययन करेंगे चाल का। तो देखिए, किसी वस्तु की गति की दर अगर हम निकाल लें तो किसी वस्तु की गति की दर निकालने के लिए हम क्या करें? उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी के मान को निकाल लें, और 1 सेकंड में चली गई दूरी की मान को ही हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा में हम कह सकते हैं एकांत समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या हम कह सकते हैं 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एक ही बात है। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया डेफिनेशन के अनुसार चाल बराबर हो जाएगा दूरी अपॉन समय।
अब जो बेटा वस्तुएं हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते समय आपने देखा कहीं पर रोड खाली हुआ, आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, आपने देखा भीड़ आ गई, आपने ब्रेक मारकर उसकी स्पीड कम कर दी, गियर को चेंज कर दिया। तो आप खुद समझ रहे हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी एकांक समय में हर बार कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, चाल ना निकालकर किसी वस्तु की या किसी वाहन की चाल ना निकालकर औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत चाल निकालने के लिए हम तय की गई कुल दूरी को हम कुल समय से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। किसी वस्तु के द्वारा पहले सेकंड में दूरी तय की गई, मान लीजिए 3 मीटर, फिर आपके 1 सेकंड बाद दूरी तय की गई 10 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद दूरी तय की गई 15 मीटर, फिर 1 सेकंड बाद दूरी तय की गई 5 मीटर, और फिर 1 सेकंड बाद दूरी तय की गई मान लीजिए 4 मीटर। अब हर 1 सेकंड में इसकी गति कैसी है, असमान गति है, और असमान गति होने के कारण प्रत्येक सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या अलग अलग है। अगर यहाँ पर हम औसत चाल निकालना चाहें, औसत चाल, तो औसत चाल में जैसा कि आपको बताया है, औसत चाल बराबर होती है तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 3 + 10 + 15 + 5 + 4, और कुल मिला के जो आपके पास टाइम हो गया 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, कुल मिला के टाइम कितना हो गया 5। तो ये आपका हो जाएगा 13, 28 और 9 37, 37/5। अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7.4, और इसे मीटर प्रति सेकंड में ये मान हमें प्राप्त हो। अदिश तथा सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अदिश राशियों की। हम कह सकते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियां जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई, जैसे आप समझ रहे हैं साइंस में या फिजिक्स में रटने का कोई काम नहीं है। अगर हमारे कोई तथ्य है, फैक्ट है, समझ में आ जाएगा तब तो आगे लागू कर सकते हैं हम उसे, लेकिन केवल हम रट ले रहे हैं तो वो क्या है, बेकार है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं कि किस प्रकार से सदिश और अदिश राशियों में हम अंतर कर सकते हैं। आप मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ हूं, और इस डायरेक्शन में खड़े होकर मैं कह दूं कि मेरा स्कूल यहां से 2 किलोमीटर दूर है। अब सामने वाला जो व्यक्ति है वो स्कूल पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं बताया अभी हमने कि हमें जाना किस दिशा में है, उत्तर दिशा में जाना है, पूरब दिशा में जाना है, पश्चिम दिशा में जाना है, दक्षिण दिशा में जाना है। केवल हमने उसे दूरी बता दी। दूरी का मतलब केवल क्या बता दिया, परिमाण बता दिया। और परिमाण जब बता दिया, दिशा नहीं बताई, तो वो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हम दूरी के साथ साथ उसे डायरेक्शन भी बता दें, हम उसे बता दें कि हमारा स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पूरब दिशा में है, तो आप समझ रहे हैं वो व्यक्ति 2 किलोमीटर दूरी पूरब दिशा में चलकर जब तय कर लेगा तो वह स्कूल पहुंच जाएगा। तो जो भौतिक राशियां आप समझ रहे हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल मात्रा की, परिमाण की, क्वांटिटी हम कह सकते हैं, उसकी आवश्यकता होती है, वो तो अदिश राशियां होगी। और वो भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या होगी, सदिश राशियां होंगी। अब मैं आपको, वैसे भी आप बिल्कुल हिंदी के तौर पे समझते हैं, दिश का मतलब दिशा से है। आदिश अलग अलग कर लो, आदिश
यानी जिसमें दिशा नहीं, दिशा की आवश्यकता नहीं, वो तो हो गई अदिश। और सादिश यानी दिशा से जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो कहलाती है सदिश राशि। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताने का प्रयास किया है कि सदिश और अदिश राशियों में क्या अंतर है। अगर हम उदाहरण में देखें तो जो अदिश राशियां हैं उनमें उदाहरण में क्या था, द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है, समय है, ये सभी कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। और जैसे आपका विस्थापन है, त्वरण है, वेग है, बल है, इस प्रकार की राशियां क्या है, इस प्रकार की राशियां सदिश राशियां हैं। ये जो अदिश राशियां हैं इनकी दिशा बदलने पर इन राशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सदिश राशियों की दिशा बदलने पर इन पर प्रभाव पड़ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, मान लीजिए इस दिशा में जो बल है, बल का मात्रा होता है न्यूटन, 5 न्यूटन है, और अगर इसकी दिशा बदल गई, मान लीजिए ठीक विपरीत हो गई पहले से, तो बेटा इसका मान हो जाएगा -5 न्यूटन। इसी प्रकार से कोई भी आप ले लीजिए, जैसे हमारे पास वेग है, मान लीजिए वेग इस डायरेक्शन में है 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसकी डायरेक्शन बदल रही है, मैं आपको विपरीत डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा हूं, तो इसका वेग फिर कितना हो जाएगा, इसका वेग हो जाएगा -20 मीटर प्रति सेकंड। जबकि अगर अदिश राशियां हैं उनकी डायरेक्शन बदल जाती है, डिफरेंट होती है, तो उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो आपका होता है दूरी, तथा दूसरी चीज है विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब दूरी और विस्थापन क्या है, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक गेंद को हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका, ऊपर की ओर, ठीक ऊपर, और ये 10 मीटर ऊपर गई, और 10 मीटर ऊपर जाने के बाद ये वापस लौटकर उसी स्थान पर हमारे हाथ में आ गई, और हमने उसमें क्या कर लिया, कैच कर लिया। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी का मतलब हो गया उसने गति करते समय कुल मिलाकर जितने मार्ग की लंबाई उसने ग्रहण की या प्राप्त की, यानी पथ की जितनी लंबाई थी, हम कह सकते हैं वो तो क्या हो गई, दूरी। और विस्थापन कितना हुआ, तो दूरी तो आप समझ रहे हैं कुल मिला के कितनी हो गई, वह 10 मीटर ऊपर गई और 10 मीटर नीचे लौट कर आई, तो कुल मिलाकर उसने दूरी तो तय की 20 मीटर। और जबकि उसका विस्थापन क्या हुआ, उसका विस्थापन हो गया 0, क्योंकि उसकी जो प्रारंभिक स्थिति थी और अंतिम स्थिति थी, इनके बीच की जो दूरी है, दूरी में होने वाला परिवर्तन है, ये क्या था, 0 था। उनकी स्थितियों में एक प्रकार से परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। दूरी में मैंने आपको बताया गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की जो लंबाई है, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन में हम कहेंगे किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो एक तो मैंने आपको गेंद के उदाहरण द्वारा भी आपको बता दिया, गेंद के उदाहरण में आपको समझ में आ गया, और 10 मीटर गेंद ऊपर गई और लौटकर 10 मीटर नीचे आई, तो उसके द्वारा तय की गई कुल जो दूरी है, वो दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर। जबकि उसके द्वारा होने वाला विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया। जो दूरी है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसे हम अदिश राशि कहते हैं, और जो विस्थापन है उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ये टॉपिक एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सदिश राशि और अदिश राशि से संबंधित मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख लें, आपकी समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको दूरी और विस्थापन के बारे में एक उदाहरण लेकर मैं आपको और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गेंद वाला उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, हम ये मान लें, ये तो मूल बिंदु है O, जहां से वस्तु ने गति प्रारंभ किया। अब ये कुछ समय बाद A पर पहुंची,
कुछ समय बाद बी पर पहुंची, कुछ समय बाद कहां पर पहुंची, सी पर पहुंची। ऐसे हम मान लें देखिए एक एग्जाम्पल को मैं आपको रिटन में बना के दिखा दे रहा हूं जिससे आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाए। बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं, रटने से आप कामयाब किसी भी हालत में नहीं हो पाएंगे। हमने ये मान लिया ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है और ये कितनी है 15 मीटर है। और ये आपका सी, आप ये मान लें सी स्थिति में हम दूरी निकाल रहे हैं, सी स्थिति में दूरी। ये बेटा ऐसे मान सकते हैं, ये क्या ओ से हम कह सकते हैं, ओ से सी की ओर क्या है गतिमान। अगर सी स्थिति में हम दूरी निकालें तो 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 15 मीटर, 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 15 मीटर, ये हो गई 30 मीटर। अब ये वस्तु पहले इधर से इधर गई और अगली स्थिति में सी पर पहुंचने के बाद, आप समझ रहे हैं, सी पर पहुंचने के बाद फिगर पर ध्यान दीजिए और फिगर से ज्यादा मेरी बात पर भी ध्यान दीजिए। जब ये सी पर पहुंच गई तो सी पर पहुंचकर ये आ गई वापस बी पर। अगर ये बी पर वापस आ गई तो अगर हम बी स्थिति में विस्थापन, देखिए फिर से आप सुन लें, सी स्थिति में ओ से वस्तु गति करना प्रारंभ कर रही है, ओ से वो गति करते हुए ए पॉइंट बी पॉइंट सी पर पहुंच गई। तो ओ से चलने के बाद सी स्थिति में जब पहुंची तो उसकी दूरी हमने निकाली, तो दूरी कितनी आ गई, वो दूरी आ गई आपकी 30 मीटर। अब ये सी पर पहुंचने के बाद वापस हुई और वापस होके किस में आ गई, बी स्थिति में आ गई। तो बी स्थिति में विस्थापन कितना होगा, मैंने आपको बताया था प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो अगर हम ओ और बी के बीच की दूरी निकालें तो ये बेटा 5 प्लस 10 बराबर विस्थापन कितना हो गया, 15 मीटर। अब हुआ कैसे और आप समझ लें, देखिए यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर और ये सी पर गया तो यहां तक की जो दूरी है वो 15 मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये यहां से यहां पर लौट के आया तो दिशा बदल गई और दिशा बदलने पर जो ये विस्थापन था, है ना, जो इधर पॉजिटिव था इस डायरेक्शन में क्या हो गया, निगेटिव। तो ये कितना हो गया, 15 मीटर। तो मैंने आपको एक गेंद के उदाहरण, एक समान गति तथा असमान गति, और इसमें इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक समान गति, स्कूल में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। बेटा हम कहते हैं स्कूल में क्या कहते हैं, स्कूल में कहते हैं कि बच्चों आज यूनिफॉर्म पहन के आना है। यूनिफॉर्म माने क्या है, समानता, सभी का एक प्रकार की वेशभूषा होना, है ना। यूनिफॉर्म आप समझाएं, स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो यूनिफॉर्म से आप इसे रिलेटेड करके अगर देखें तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, यानी यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक समान गति कहलाती है। और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रही है तो इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। तो इसमें आप देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया। वैसे तो साधारण सी डेफिनेशन है, ऐसे मान लें आप, एक वस्तु है जो पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, उससे अगले सेकंड में भी 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, उससे अगले सेकंड में भी 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, उससे अगले सेकंड में भी 5 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो प्रत्येक एक सेकंड में तय की गई दूरी का मान 5 मीटर है, इसलिए उसकी गति कैसी हो गई, उसकी गति हो गई एक समान गति। अब एक वस्तु जो गतिमान है पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय कर रही है,
दूसरे सेकंड में पुनः 1 सेकंड बाद 8 मीटर की दूरी तय कर रही है, फिर 1 सेकंड बाद 4 मीटर की दूरी तय कर रही है, और फिर 1 सेकंड बाद 3 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो उसने प्रत्येक 1 सेकंड में तय की गई दूरियां उसकी कैसी अलग अलग हैं, इसलिए उसकी गति कैसी हो गई, असमान गति हो गई। एक छोटी सी टेबल मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बनाई है। ये ग्रीन से जो लिखा है ये समय है, और ब्लैक से जो लिखा हुआ है वो दूरी है। पहले समान गति की बात कर रहा हूं, पहले सेकंड में 5 मीटर दूरी, दूसरे सेकंड में भी 5 मीटर दूरी, फिर अगले 1 सेकंड में यानी तीसरे सेकंड में 5 मीटर दूरी, फिर चौथे सेकंड में भी 5 मीटर दूरी। असमान गति में देखिए, पहले सेकंड में 5 मीटर दूरी, फिर 1 सेकंड बाद दूसरे सेकंड में 8 मीटर दूरी, फिर तीसरे सेकंड में 1 सेकंड बाद 4 मीटर दूरी, फिर अगले 1 सेकंड में चौथे सेकंड में 3 मीटर दूरी। तो प्रत्येक 1 सेकंड में चली गई दूरी का मान कैसा हो गया, अलग अलग हो गया, इसलिए क्या है, ये असमान गति है। ये बात अलग है कि कुल मिला के अगर हम 4 सेकंड में चली गई दूरी का मान निकालें तो ये भी हमारे पास कुल दूरी कितनी आ रही है, ये आ रही है 20 मीटर। और इसमें भी कुल दूरी कितनी आ रही है, 20 मीटर। लेकिन इनके द्वारा तय की गई जो दूरियां हैं वो समान समय अंतराल में, एक में तो समान है और एक में क्या है, अलग अलग है। तो मैंने एक टेबल बनाकर आपको समझाने का भी प्रयास। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। इससे हम कह सकते हैं दिशा के साथ चाल। एनसीईआरटी बुक की अगर हम बात करें तो उसमें टॉपिक का नाम लिया गया है दिशा के साथ चाल, स्पीड विद डायरेक्शन, जिसे हम वेग या वेलोसिटी कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं बहुत ही साधारण एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि हम कहें कि किसी वस्तु की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस समय तक तो ये चाल है और ये कैसी है, अदिश राशि है। और इसी के साथ हम कहते हैं यदि किसी वस्तु की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में है, तो ये चाल के साथ जब दिशा लग गई, चाल के साथ जब दिशा लग जाती है उस स्थिति में ये सदिश राशि हो गई, और सदिश राशि होने के साथ साथ इसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा, चाल अदिश राशि है और वेग कैसी है, सदिश राशि है। एक मैंने वीडियो अपलोड किया है सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में, उसे देखकर आप उसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब आप देखिए, अगर चाल और वेग इनमें डिफरेंस देखें तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस यही है कि चाल में तो केवल आंकिक मान है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, और वेग में आंकिक मान के परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। समय दर का मतलब है एकांक समय में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एकांक समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। अब आप देखिए, अगर हम वेग का मान निकालना चाहें तो वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे समय। बस वही डिफरेंस है, चाल बराबर आपको पता था दूरी बटे समय था। तो समय तो अदिश राशि है और उसमें जो चाल थी, चाल कैसी राशि थी, अदिश, और यहाँ पर चाल अदिश राशि थी और वहां पर लिया गया था दूरी, और दूरी भी कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। यहाँ पर दूरी के स्थान पर लिया गया है विस्थापन, और विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण ही वेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, जो चाल का मात्रक भी होता है। अब देखिए, यदि कोई वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है एक समान रूप से, तब उसका अगर हम औसत वेग निकालें, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो v एवरेज बराबर आ जाएगा u प्लस v अपॉन 2, जहां v एवरेज तो औसत वेग है और u क्या है, आपका प्रारंभिक वेग है, तथा v क्या अंतिम वेग है। किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन का कारण, ध्यान दें, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन का कारण एक तो चाल में परिवर्तन भी हो सकता है, और अगर चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाल में परिवर्तन ना होकर दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तब भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा।
और चाल और दिशा में दोनों में परिवर्तन होने पर भी वेग में परिवर्तन होगा। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे कि चाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग के मान में परिवर्तन। वेग के परिवर्तन की दर, त्वरण, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में है, इसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जरा आप ध्यान देंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया एक समान गति तथा असमान गति। तो एक समान सरल रेखीय गति में वस्तु के वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि असमान गति में वस्तु के वेग में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो वस्तु के वेग में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु के वेग में परिवर्तन होने पर उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें एक एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, आप ये मान के चलेंगे एक समान सरल रेखीय गति में वेग में ना परिवर्तन होने के कारण उसका त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, और असमान गति होने पर वेग परिवर्तन होता है, जिसके अंतर्गत हम त्वरण के मान को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। बताया गया एकांत समय में होने वाले वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं एक सेकंड में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण या एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन अपॉन समय। ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अब यदि कोई वस्तु u वेग से परिवर्तित होकर स्मॉल t समय में वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है, तब उसका त्वरण कितना होगा। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, और अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाने के बाद समय से हम डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास त्वरण या एक्सीलरेशन का मान निकल के आ जाता है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूं, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, देखिए एक समान वेग से चल रही है, तो जरा ध्यान दें आप, b माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग हमने मान लिया, इसका प्रारंभिक वेग फॉर एग्जाम्पल मान ले 5 है, और वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो अंतिम वेग भी क्या है, 5 ही है। और मान लिया इसमें लगने वाला समय हम कुछ भी मान ले रहे हैं, 2 सेकंड मान ले रहे हैं, तो इसका जो त्वरण निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक चीज तो आपको ये नोट करनी है। दूसरा मैं समझ रहा हूं असमान गति। असमान गति का मतलब है जिसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। ए बराबर फिर क्या हो जाए, बी माइनस यू अपॉन टी। हमने मान लिया उसका इनिशियल वेलोसिटी 5 है और अंतिम वेग हो गया 8, और इसमें लगने वाला जो समय है वो कितना है, 2 सेकेंड। तो 3/2 ये कितना आ जाए, 1.5। ये दूसरी चीज हो गई। एक छोटा सा टर्म होता है जो त्वरण के विपरीत है, जिसे हम क्या कहते हैं, मंदन। मंदन किस स्थिति में होता है, त्वरण किस स्थिति में होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। मोटरसाइकिल या कार आप जब ड्राइव करते हैं तो जब आपको स्पीड बढ़ानी होती है, एक्सीलेटर को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। एक्सीलेटर को घुमाने पर उसकी स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और स्पीड बढ़ जाने का मतलब ये समझे, प्रारंभिक वेग तो होगा कम और अंतिम वेग क्या होगा, ज्यादा। इस स्थिति में जो त्वरण का मान निकल के आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। अब आप देखिए, आपने एक साथ देखा कि आप बाइक चला रहे हैं तेजी से और सामने से कोई व्यक्ति आ गया, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाते समय आप देखते हैं उस स्थिति में अंतिम वेग लगातार क्या होता है, कम होता चला जाता है। जब अंतिम वेग लगातार कम होता चला जाएगा, बाई एग्जाम्पल हम लेके देख रहे हैं, ये सपोज कीजिए ए बराबर आपका प्रारंभिक वेग था 8 माइनस ये ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी अप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने बताया प्रारंभिक वेग तो 8 था, और आपने जैसे ही देखा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने ब्रेक लेना शुरू किए, तो उसका अंतिम वेग क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया। हमने मान लिया कितना हो गया, 5।
और इतने में समय कितना लगा, इतने में समय लगा हमारे पास 2 सेकंड। तो ये -3/2, ये आ गया माइनस का 1.5। तो आप समझ लें त्वरण का मान जो ऋणात्मक जब होता है, त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और मैंने आपको बताया त्वरण का मान धनात्मक कब होता है और त्वरण का मान ऋणात्मक कब होता है। बाई एग्जाम्पल मैंने मोटरसाइकिल के आपको समझाने का प्रयास किया। चाल तथा वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए बेटा, अगर आप समझने का प्रयास करें तो साइंस में श्रृंखला होती है जिसे हम चैन कहते हैं। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। जैसे आप समझ लें, इसमें एक मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी तथा वेक्टर क्वांटिटी। फिर एक टॉपिक मैंने आपको इसमें बताया है, वो टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। अब ये दोनों टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी है तो ये टॉपिक आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और अगर गहनता से उनका अध्ययन आपने नहीं किया है तो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हमें चाल और वेग की परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए, जिसके आधार पर बड़ा आसानी से हम इनके अंतर को बता सकते हैं। तो मैंने चाल में बताया था, एकांक समय में चली गई जो दूरी है या 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और एकांक समय में होने वाले विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। चाल आपकी अदिश राशि है जबकि वेग कैसी है, सदिश राशि है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था किसी वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है, और किसी वस्तु का वेग चाल से कभी अधिक नहीं हो सकता है। दोनों की मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ, डिफरेंस मैंने लिख रखे हैं। चाल स्पीड, उधर लिया है वेग। तो पहला जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई हुई है, पहली डेफिनेशन के अनुसार ही हम पहले अंतर को बताएंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और किसी वस्तु के लिए एकांक समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक अदिश राशि है चाल, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। और यह एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्योंकि यह अदिश राशि और सदिश राशि की क्या परिभाषाएं हैं। फिर मैंने आपको बताया तीसरा डिफरेंस इनमें है, किसी वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर भी हो सकती है और उससे अधिक भी हो सकती है। इधर वेग में किसी वस्तु के वेग का मान चाल से अधिक नहीं हो सकता है। और फोर्थ जो इनमें डिफरेंस है, औसत चाल निश्चित रहती है, और चाल जो औसत चाल है उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि औसत वेग का मान शून्य हो सकता है। वो है एक समान वृत्तीय गति। इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको 11वीं क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको एक वीडियो जिसमें त्वरण से या एक्सीलरेशन से संबंधित था, उसमें मैंने आपको बताया था वेग में परिवर्तन होने पर त्वरण उत्पन्न होता है, और वेग में वेग बनता है किससे, मैंने आपको बताया चाल के साथ जब दिशा मिल जाए तो क्या बनता है, वेग बनता है। अब वेग में परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। अगर चाल के मान में परिवर्तन हो जाए, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। चाल समान रहे लेकिन दिशा के मान में परिवर्तन हो जाए, वेग के मान में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा, चाल और दिशा दोनों के मान में परिवर्तन होने पर वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो एक समान वृत्तीय गति में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें चाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के दिशा में लगातार परिवर्तन होने के कारण वेग में परिवर्तन होता है, जिससे इसकी गति कैसी रहती है, त्वरित गति इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए, वृत्तीय गति का मैं आपको उदाहरण बताऊं। जैसे आप जानते हैं सीलिंग फैन लगा होता है ऊपर, आप उसमें देखा होगा उसके जो ब्लेड हैं वो पेंच से कसे रहते हैं। या मान लीजिए आपने क्या किया, उस पर किसी का निशान बना दिया कोई। जब वो सीलिंग फैन चलना शुरू होगा, स्टार्ट होगा, तो आप उस पॉइंट को या पेंच को देखें तो वो पेंच क्या होगा, एक वृत्तीय मार्ग में आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक निश्चित चाल से वृत्तीय मार्ग में गति करती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं।
एक चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये O पॉइंट है जो है केंद्र, वृत्तीय मार्ग का केंद्र, और इस पर कोई वस्तु जो है वो लगातार क्या एक निश्चित चाल से गतिमान है। मान लीजिए वो A पोजीशन में है, तो वृत्त पर जो स्थिति है उस बिंदु से अगर वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा खींचने पर हमें वेग की दिशा का मान पता चल जाएगा। तो आप देखिए ए पॉइंट पर जब है निश्चित चाल से चल रही तो ए पॉइंट पर उसके वेग की दिशा ये है, और आप देखिए जब बी पॉइंट पर पहुंचे तो चाल का मान तो समान रहेगा, लेकिन डायरेक्शन का मान जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी प्रकार से सी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो जो चाल है, चाल के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दिशा के मान में लगातार क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। तो चाल एक निश्चित चाल से चलने के भी बाद वस्तु की दिशा में, गतिमान वस्तु की दिशा में लगातार जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण वेग क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये मैंने आपको बताया उस कंडीशन में कि एक समान चाल से गतिमान होने के बाद भी दिशा के मान में परिवर्तन होने पर वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है, और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो एक समान वृत्तीय गति है। एक समान वृत्तीय गति के बहुत से हमें उदाहरण हम दे सकते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो एक समान वृत्तीय गति है। इसी प्रकार से पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो गति है वो कैसी है, वो भी एक समान वृत्तीय गति है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर जो गति है वो भी कैसी है, एक समान वृत्तीय गति है। और कोई मोड़ होता है, वृत्तीय टाइप का मोड़ होता है, तो उस पर साइकिल सवार जो है उसकी गति कैसी है, एक समान वृत्तीय गति है, अगर वो एक निश्चित चाल से चल रहा है, नियत चाल से चल रहा है। तो संभवतः आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ज्यादा डिटेल में हम इसे 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। और गति के ग्राफीय प्रदर्शन में जो पहला ग्राफ है वो ग्राफ है दूरी और समय ग्राफ। तो आज हम आपको बता रहे हैं दूरी का मान समय पर किस प्रकार से निर्भर करता है। इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे, और ये भी दो भागों में चर्चा करेंगे। एक तो एक समान चाल से गतिमान वस्तु है और एक असमान चाल से गतिमान वस्तु है। समान चाल तथा असमान चाल क्या होती है, इसे समझने के लिए मेरे एक वीडियो को जिसका नाम एक समान तथा असमान चाल है उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए। तो इसमें आप देखिए किसी वस्तु को समय के साथ दूरी में होने वाले परिवर्तन के लिए दूरी समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको मैंने आपको बताया दो भागों में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भाग है एक समान चाल से गतिमान वस्तु। और एक समान चाल से गतिमान वस्तु का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी एक समान चाल से गतिमान वस्तु है तो इसकी जो दूरी होगी वो समय के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसी स्थान पर अगर हम चाल का मान निकालेंगे तो चाल का मान हमेशा क्या निकल के आएगा, चाल का मान हमेशा इक्वल निकल के आएगा। अब आप देखिए हमने ये पहला ग्राफ बनाने के लिए हमने एक स्केल लिया, और उस स्केल में हमने ये माना समय 10 सेकंड है। समय को सेकंड में ले रहे हैं और दूरी को मीटर में। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 5। समय कितना है, 20 है। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 10। समय यहाँ पर कितना है, 30। उस समय चली गई दूरी कितनी है, 15। और जब समय 40 सेकंड है तब चली गई दूरी क्या है, 20। अगर यहाँ पर देखें दूरी अपॉन समय का मान निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब आप देखिए हमने इस एक्स एक्सिस पर क्या ले लिया, समय, और वाई एक्सिस पर क्या ले ली, दूरी। हमने इस ग्राफ को इन रीडिंग्स के आधार पर यहाँ पर ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आप देखिए जब 10 सेकंड की दूरी है तो हमने 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का जब समय है तो दूरी कितनी है, 5। ये पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से जब समय 20 सेकंड का है तो दूरी कितनी है, 10। ये पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार से समय कितना है, 30 है, तो दूरी कितनी है, 15। इसी प्रकार से समय जब कितना है, 40 है, तो दूरी कितनी है, 20। इसे अगर हम कॉपी पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो स्पष्ट आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें मिलीमीटर
और सेंटीमीटर के क्या होते हैं, निशान होते हैं। तब भी मैंने रीडिंग्स को सही लेकर समझाने का आपको प्रयास किया है। तो अगर सभी पॉइंट्स को हम मिला दें तो सभी पॉइंट्स को मिलाने पर प्राप्त होने वाली रेखा कैसी होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी हमें। हम कई तरीके से इसे समझ सकते हैं। हम कह सकते हैं सबसे पहले एक समान चाल से गतिमान जो वस्तु है उसके लिए हमेशा दूरी समय के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम कह सकते हैं दूरी अपॉन समय का जो अनुपात है जिसे हम चाल कहते हैं वो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हम कह सकते हैं दूरी और समय में अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो दूरी और समय में ग्राफ खींचने पर हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अब समय दूरी ग्राफ है उसके द्वारा हम चाल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर चाल ज्ञात करने के लिए क्या देखिए, एक वस्तु की गति को हम उस समय से ले रहे हैं जब वो ए से कहां पर पहुंच गई, ए से बी पर पहुंच गई, और ए पर जब थी तब उसकी दूरी कितनी थी, s1, और उसका समय क्या था, t1। ए से चलकर जब वो बी पर पहुंच गई तो ए से बी पर पहुंचने पर उसका टाइम तो हो गया t2 और चली गई दूरी क्या हुई, s2। आप चाल बराबर जानते हैं, चाल बराबर दूरी अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी पर कितनी चली जाएगी, s1 पर पहले थी और s2 पर बाद में पहुंच गई, तो ये हो जाएगी s2 माइनस s1। और समय कितना था, पहले t1 समय था, बाद में कितना हो गया, t2, तो ये हो गया t2 माइनस t1। इस प्रकार से दूरी समय ग्राफ की सहायता से हम चाल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले ग्राफ में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वस्तु असमान चाल से गतिमान है तो असमान चाल से गतिमान होने पर जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होगी। दूसरा हम कह सकते हैं दूरी का मान समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। और तीसरा हम कह सकते हैं दूरी और समय का जो अनुपात है वो कांस्टेंट नहीं होगा, समान नहीं होगा, क्योंकि क्या है, असमान चाल है। तो इसमें आप देखिए, इसे भी हमने ग्राफ की सहायता से समझाने का प्रयास किया। समय जब हमने 5 सेकंड लिया है, दूरी है 2.5 मीटर। समय जब 10 सेकंड लिया है तो दूरी कितनी है, 6 मीटर। समय जब हमने 15 सेकंड लिया है तो दूरी कितनी है, ये दूरी हमारे पास दी गई है, ये दी गई है 12 मीटर। जब समय का मान 20 सेकंड है तो ये दूरी कितनी दी गई है, 17 मीटर। और जब समय का मान 25 सेकंड है तो दूरी कितनी है, 20 है। तो हमने इन रीडिंग के आधार पर, जब मैंने आपको बताया समय 5 सेकंड है तो ये वाला जो पॉइंट है वो किस दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, 2.5 को। जब समय 10 है तो ये दूरी को 6 को मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब समय 15 सेकंड है तो ये वाला पॉइंट 12 मीटर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये समय हमारे पास 20 सेकंड है तो ये वाला मान 17 मीटर दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब समय का मान हमारे पास 20, समय का मान 25 सेकंड है तो ये 20 मीटर दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम इन रीडिंग्स के द्वारा ग्राफ बनाने का प्रयास करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, हर बार देखें, अगर हम यहाँ से रीडिंग देखें तो ये 5/10 1/2 है, 10/20 1/2 हो जाएगा, 15/30 1/2 हो जाएगा, 20/40 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें तो यहाँ से ये जैसे 2.5/5 1/2 हो जाएगा, सही है। अब 6/10, जब 6/10 करेंगे तो 6/10 करने पर 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12/15 करेंगे 0.8 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इनके मान में लगातार क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो मान लगातार चेंज होने के कारण इनका जो रेशियो है समय और दूरी का, हम रेशियो लेंगे जिससे हम चाल निकालते हैं दूरी बटे समय से, दूरी अपॉन समय से, तो वो कांस्टेंट प्राप्त नहीं होगी। तो क्या वेग समय ग्राफ, हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को अगर हम किसी ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास वेग समय ग्राफ प्राप्त हो जाता है। अब हम इसे गतिमान कार के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के आधार पर 4 ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस जो है, जिसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, इस पर हमने क्या लिया है, समय,
और बाई अक्ष पर क्या लिया है, वेग। वेग या चाल आप समझ रहे होंगे, सदिश और अदिश राशियों का अंतर है, चाल भी हम यहाँ पर कह सकते थे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हमने पहला जो ग्राफ शो किया है नंबर 1, ये शो किया है हमने एक समान चाल से गतिमान कार। अब एक समान चाल से जो गतिमान कार है, आप देखिए अगर कोई कार हम चला रहे हो, एक्सीलेटर को अपनी जगह पे रोक दें, बढ़िया रोड हो, तो उसकी जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, एक समान रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। तो टाइम तो जैसे हमने कंसीडर किया, हम मान लें ये हमने देखा 0, यहाँ से कार चलना शुरू हुई, 2 सेकंड बाद उसका वेग मान लीजिए कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप देखिए समय का मान बढ़ता रहेगा, 3 सेकंड बाद भी 10 होगा, 4 सेकंड बाद भी 10 होगा, 5 सेकंड बाद भी 10 होगा, 6 सेकंड बाद भी 10 होगा। तो समय के मान में तो परिवर्तन हो रहा है, और समय के मान में परिवर्तन होने पर वेग के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये ग्राफ जो प्रदर्शित कर रहा है एक समान चाल से गतिमान कार के लिए प्रदर्शित है। अब आप ध्यान दें, एक समान चाल से गतिमान कार के द्वारा चली गई दूरी हम निकालना चाहें तो हम बहुत साधारण फार्मूला है जिसके बारे में बात करेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। इसी प्रकार से वेग बराबर विस्थापन अपॉन समय होता है, वो आप समझ ही रहे होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, एक समय अंतराल मैंने जैसे बात की, एक समय लिया है t1, दूसरा समय क्या लिया है t2, और यहाँ पर वेग के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है एक समान चाल से गतिमान है। अब आप देखिए, चूंकि चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है, तो यहाँ से अगर हम दूरी का मान निकालें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी चाल गुणा समय, गुणा समय। अब आप देखिए बाई एक्सिस पर जो यहां से लेके बी मान दिया है, 0 से लेके बी तक का मान दिया है, या जो बी वैल्यू है, ये किसको प्रदर्शित कर रही है, चाल के लिए। और t1 से लेके t2 तक का जो समय अंतराल है वो किसे प्रदर्शित कर रहा है, समय के लिए। अगर समय अंतराल t2 माइनस t1 में तय की गई दूरी s को हम निकालें तो ये जो फार्मूला है, यहाँ से दूरी बराबर 4 गुणा समय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेग गुणा समय। वेग का मान आप देखिए, वेग का मान यहाँ पर है, अगर हम देखें तो ये वेग का मान AC भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, और समय अंतराल जो है वो हमने CD भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो वेग गुणा समय को यहाँ पर बनने वाला जो चतुर्भुज है, इसके आधार पर अगर हम देखें, इस संरचना जो बन रही है इसके आधार पर अगर हम देखें, तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो t2 माइनस t1 समय अंतराल में तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप तय की गई दूरी का मान निकाल सकते हैं। दूसरी बार हम बात कर रहे हैं अगले ग्राफ में एक समान त्वरित गति से गतिमान कार। ये जो इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक्सीलेटर है और एक्सीलेटर को हम हल्के हल्के बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, वेग, कार का वेग तो बढ़ रहा है लेकिन समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं समान समय अंतराल में वेग में होने वाला परिवर्तन है वो क्या है, समान है। तो अगर हम उसमें यहाँ पर अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया है अगर दो क्वांटिटीज हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं इनका जो रेशियो है वो क्या है, हमेशा इक्वल है, या इनके बीच खींचा गया ग्राफ क्या है, एक समान रेखा है, सरल रेखा है। तो ये तीनों एक ही चीज को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये ग्राफ अगर जो कार गतिमान है, गतिमान कार की जो स्पीड है, वेग है, वेलोसिटी है, वो समान समय अंतराल में समान बढ़ रही है। तो इसे हम इस ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा जो हम ग्राफ है, तीसरा और चौथा, ये असमान त्वरित गति से गतिमान कार के लिए है। अब आप देखिए, ये ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समझने का प्रयास करें, इस पर समय लिया है एक्स एक्सिस पर, और इस पर क्या लिया है, वेग। आप देखिए जीरो, जैसे यहाँ पर जीरो मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं, तो यहाँ से हमने किसी घटना को एक प्रकार से ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो आप देखिए यहाँ पर वेग ज्यादा था, जीरो पर हमने मान लिया वेग ज्यादा था। अब आप मान लीजिए यहाँ पर आए 2 सेकंड बाद,
तो यहाँ पर वेग क्या हुआ, कम। यहाँ पर आए 3 सेकंड के बाद वेग क्या हो गया, और कम। यहाँ पर आए 4 सेकंड के बाद यहाँ पर वेग क्या हो गया, और कम। और यहाँ पर आए 5 सेकंड के बाद तो यहाँ पर वेग क्या हो गया, 0। यह वो कंडीशन है कि गतिमान कार चालक सामने से किसी व्यक्ति को आते हुए देखकर एकदम ब्रेक लगाए कुछ दूरी पहले से, तो उसका वेग कम होता जाएगा और एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वो रुक जाएगी। अब ये इसी का जो चौथा ग्राफ है वो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। एक कार चालक है, वो किसी रोड पर ड्राइव कर रहा है, तो रोड पर ड्राइव करते समय उसने देखा रोड बिल्कुल खाली है, अच्छा रोड है, तो उसकी स्पीड क्या हुई, वो स्पीड को बढ़ाते हुए, मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं इस वाली कंडीशन को मान लें, एक समान त्वरित गति से गतिमान रहता है, ठीक है नहीं, यानी उसके वेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो समान समय में हमेशा कितना होता है, समान होता है। अब वो समान गति से चल रहा है, आप मान लें मतलब समान गति से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए, अब उसने देखा एकदम सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, तो व्हीकल आ रहा है तो वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक जब लगाएगा तो उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ब्रेक लगाने पर जब वेग कम होता जाएगा, उसने देख लिया सामने से आने वाला ट्रक क्रॉस कर गया, और फिर उसने देखा रोड खाली है, तो वो अपनी क्या करता है, स्पीड को फिर बढ़ा देता है, और स्पीड को बढ़ाने के बाद फिर क्या कर देता है, सामने किसी व्हीकल को आते हुए देखकर फिर अपनी स्पीड को कम करता है। इस प्रकार से चारों ग्राफों के द्वारा मैंने आपको दूरी समय ग्राफ को समझाने का प्रयास। ये जो टॉपिक है ये गति के समीकरण से संबंधित है, इक्वेशन ऑफ मोशन से संबंधित है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को इस स्टैंडर्ड में ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। उन इक्वेशंस को हमने ड्राइव किया है ग्राफ की सहायता से। तो एक ग्राफ जो हम पिछले वीडियो में आपको जिसके बारे में बता चुके हैं, देख सकते हैं, वेग समय संबंध के लिए समीकरण निकालना है। तो वेग समय संबंध के लिए समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले इस ग्राफ का आप अवलोकन करें, इस ग्राफ को आप देखें। एक समान त्वरण से गतिमान जो वस्तु है उसका वेग में होने वाले परिवर्तन को समय के साथ इस ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आप देखिए, कोई वस्तु, कार कह सकते हैं हम, गतिमान वस्तु है, वो गतिमान है जिसके समय को हमने एक्स अक्ष पर लिया है और जिसके द्वारा वेग में होने वाले परिवर्तन को हमने वाई अक्ष पर लिया है। अब आप देखिए, कोई कार जब गति प्रारंभ करना शुरू करती है तो गति प्रारंभ करने के बाद आप समझ लें, कोई कार गति करना प्रारंभ करती है, वहां से हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग लें तो वो 0 आएगा। तो कोई कार चल रही है और कार चलने के बाद हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ए, और ए पॉइंट पर हमने देखा, यहाँ पर आप देखिए ए पॉइंट पर हमने देखा, यहाँ पर अगर ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा होता तो आप समझ लें मूल बिंदु शुरू हो रहा होता तो समय 0 और चाल भी क्या थी, चाल भी थी 0, वेग भी था 0। अब हमने कुछ ऊपर से लिया है, यानी हमने किसी कार के वेग में होने वाले परिवर्तन की घटना को कंसीडर करने के लिए कुछ समय के बाद, कार के कुछ समय चलने के बाद देखा है। तो ए पॉइंट पर हमने माना कार का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, प्रारंभिक वेग u है, और कार जब आगे गति करना लगातार प्रारंभ रखती है तो t समय के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो यहाँ पर t समय में होने वाले परिवर्तन को ये ए बी जो सरल रेखा आई है इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब मैं आपको समीकरण निकालना हूं कि वेग और समय में रिलेशन के लिए समीकरण कैसे निकालते हैं। आप ये समझ लें, वेग में होने वाले परिवर्तन को अगर हम देखें तो बी डी भुजा दिखा देगी, क्योंकि u से वेग क्या हो गया v, इसका अंतिम वेग क्या है v, और समय में होने वाले परिवर्तन को 0 से t, ये ओसी भुजा है, ये रिप्रेजेंट कर देगी। तो मैंने बच्चों में लिख पहले से ऑलरेडी इसलिए देता हूं क्योंकि समय बचता है, वीडियो छोटी होती है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं होगा। वैसे ये वीडियो क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी। देखिए, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ द्वारा वेग समय संबंध के लिए समीकरण ज्ञात किया जा सकता है ग्राफ से। सबसे पहले आप देखिए बीसी भुजा, देखिए बीसी भुजा दो भागों में,
BC बराबर, एक तो है बेटा BD और दूसरा क्या है DC। BC बराबर हो गया BD प्लस DC। अब ये आपका जो मान है BC का मान देखिए ये, तो ये 0 से है ना यहाँ से, तो BC का मान देखिए कितना हो गया 0 से B, यानी ये मान हो गया B। BD का मान हमें नहीं पता है, यही वेग में होने वाला परिवर्तन है। फिर DC देखिए, DC ये वाला मान है और DC का मान ये कितना है, ये है ये। तो BD बराबर हमारे पास आ गया B माइनस U, इक्वेशन नंबर 1। अब त्वरण की परिभाषा आप लोग जानते हैं, एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है, यूनिट टाइम में या एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा वेग परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन आपको ग्राफ से सो रहा हो U से B, यानी वेग परिवर्तन को हम किस पार्ट से इसके ग्राफ के प्रदर्शित करेंगे, BD से। और समय में होने वाला परिवर्तन है AD, यहां से यहां तक अपॉन AD। BD की वैल्यू वैसे ही रख दी और AD को हम OC के बराबर ले सकते हैं, जैसे हम ग्राफ से देख रहे हैं AD भुजा का मान OC के बराबर हो जाएगा। आप देखिए BD का मान हम इक्वेशन 1 से कितना रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से रख सकते हैं B माइनस U, और OC का मान कितना है T। तो B माइनस U बराबर क्या हो जाएगा, ये तिरछी जब हम गुणा करेंगे तो AT हो जाएगा। B बराबर आ जाएगा U प्लस AT। इस प्रकार हमारे गति का जो पहला समीकरण है, क्या करने जा रहे हैं, स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण। और स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण निकालने के लिए हमें वेग समय ग्राफ की सहायता लेनी पड़ेगी। इन इक्वेशन को निकालने का एक मेथड और भी है, आगे समाकलन विधि से निकालेंगे 11th क्लास में, लेकिन यहाँ पर ग्राफीय मेथड से इन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए, माना कोई गतिमान वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिमान है और स्मॉल t समय में इसके द्वारा चली गई दूरी कैपिटल S है। तो आप देखिए, हमें S और t में एक प्रकार से मान सकते हैं रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास A से B तक जो दिया गया है, ये आपका वेग समय ग्राफ है। और वेग समय ग्राफ में A से B जो सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ये क्या है, ये एक आपको वेग और समय ग्राफ के लिए प्रदर्शित कर रही है। ये भी रेखा वेग समय ग्राफ के लिए प्रदर्शित कर रही है। और ये आपकी समय अक्ष है। अगर हम वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरा गया पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला क्षेत्रफल, इस वाले क्षेत्रफल को हम निकाल लें, तो इस पूरे क्षेत्रफल को निकालने पर हम स्मॉल t समय में चलने वाली या तय की गई दूरी के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, माना एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिमान वस्तु के लिए स्मॉल t समय में चली गई दूरी कैपिटल S है। इसको वेग समय ग्राफ AB के नीचे AB के नीचे क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है OABC द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तब तो S निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S निकालने के लिए हम निकालेंगे OABC का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल। इस पूरी संरचना को अगर हम देखें, रचना को देखें, तो ये कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज दो भागों में मिलकर बना हुआ है। नीचे वाला भाग तो आप समझ रहे हैं क्या है, आयत है, और ये वाला भाग कैसा है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करें, सबसे पहले आयत OADC इसका क्षेत्रफल निकालने, आयत OADC का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो ये हो जाएगा OA इंटू OC प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं आप 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, आधार गुणा लंब, तो 1/2। अब इसका देखिए BD, यहां पर देखें तो BD क्या है, लंब, और आधार कितना AD है। अब हमें यहाँ पर BD जो भुजा है उसके मान की आवश्यकता होगी। तो अगेन पुनः त्वरण बराबर A बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन आप देख रहे हैं बेटा, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो U से परिवर्तित होकर स्मॉल t समय में वेग कितना हो गया, V हो गया। तो वेग में परिवर्तन हुआ V माइनस U।
तो ये यहाँ पर जो बी डी भुजा से प्रदर्शित किया है बी डी अपॉन टी, तो बी डी बराबर हो जाएगा ए इंटू टी। अब आप देखिए इस मान को हम रख दें एस बराबर ओ ए, ये मान कितना यू है इंटू क्या है ओ सी, तो ओ सी का मान कितना है टी है, प्लस बी डी का मान अभी हमने कितना निकाला ए टी है, और हम देख लें किसका मान ए डी का मान हमारे पास क्या है समय टी है। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार हम इस समीकरण की वेग समय ग्राफ की सहायता से समीकरण की स्थापना कर सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। ये गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। एक प्रकार से इसकी स्थापना के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी स्थापना के लिए हम वेग समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखें या जब आप बुक से स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि तीनों समीकरणों को स्थापित करने के लिए हम वेग समय ग्राफ का ही प्रयोग करते हैं। तो वेग समय ग्राफ के प्रयोग से हम इस समीकरण को स्थापित कर रहे हैं। हमने माना मतलब एक समान त्वरण ए से गतिमान वस्तु के लिए स्मॉल टी समय में चली गई दूरी एस का मान हम निकालना है, ठीक है नहीं, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया, पिछली इक्वेशन में आपको बताया। तो एक समान त्वरण स्मॉल ए से गतिमान वस्तु के लिए स्मॉल टी समय में चली गई दूरी को निकालने के लिए हमारे पास ये जो है ये ए बी कहलाएगा हमारे पास। ये आपके पास है वेग समय ग्राफ, और वेग समय जो ग्राफ है और ये आपकी क्या कहलाएगी, ये समय अक्ष कहलाएगी। तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरा गया जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम निकाल लें तो स्मॉल ए त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के द्वारा स्मॉल टी समय में चली गई दूरी के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्मॉल टी समय में चली गई दूरी कैपिटल एस को ज्ञात करने के लिए हम आप ये क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल के मान को निकालेंगे। कौन से क्षेत्रफल के मान को, ओ ए बी सी जो क्षेत्रफल है। तो एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, एक समान त्वरण ए से गतिमान वस्तु के लिए स्मॉल टी समय में चली गई दूरी एस का मान वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्रफल ओ ए बी सी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तब अब वैसे तो आप समझ रहे हैं जैसा पिछली इक्वेशन में किया, हमने इसे आयत मान लिया और ऊपर वाला आयत है इतना भाग और इतना भाग क्या समकोण त्रिभुज है, और इसे मिलाकर हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया, जिससे हमें समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल पता चल गया, जिससे हमने दूरी का मान निकाला था। इसमें हम समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो दोनों समांतर भुजाएं क्या है, ओ ए और क्या है बी सी, इनका योग अपॉन क्या होता है 2, ठीक है। और इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो क्या है ए डी। ओ से ए तक का मान देखिए आप, ओ से ए तक का मान क्या हो जाएगा यू, बी से सी तक का मान देखिए ये क्या हो जाएगा वी अपॉन 2, और ए से डी जो है ये टाइम है, ये टाइम कितना हो गया टी हो गया। तो अब हम क्या करें, ये तो इक्वेशन नंबर हमारे पास बना गई। त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर एक्सीलरेशन बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन टाइम। तो ए बराबर हो जाए v माइनस यू अपॉन टी, तो टी बराबर हो जाए v माइनस यू अपॉन ए। ये टी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। तो एस बराबर u प्लस बी बाई 2 या b प्लस यू बाई 2, ये एक ही बात है, और ये t का मान रख दिया b माइनस यू अपॉन ए। तो ये आपका b प्लस यू इंटू बी माइनस यू बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2a, और ये आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as।